अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट एनिमल्स के अंदर। पहले हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर देखी, अब हमने एनिमल्स के अंदर देखनी है। तो बच्चों, इसमें जो है एम्ब्रियोलॉजी का बताया हुआ है सबसे पहले कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एम्ब्रियो के बनने का प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो देखते हैं कि वो जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बन जाता है और फिर कि उसकी एम्ब्रियो बनने के बाद उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है कि उस एम्ब्रियो से एक कम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बन जाता है। तो इस ब्रांच के अंदर हमने देखना होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट और इसकी डेवलपमेंट एंड इट्स डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इनटू अ हाईली कम्प्लेक्स लिविंग बीइंग जिसको फीटस बोलते हैं। अब बच्चों, की इवेंट्स जो हैं एनिमल डेवलपमेंट के अंदर, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के अंदर जो की इवेंट्स हैं वो फॉलोइंग है। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है गमीट्स का बनना, गमीट फॉर्मेशन। तो हमें पता है गमीट हैप्लॉइड सेल है, इसके पास एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का। तो कौन कौन से गमीट्स होते हैं एनिमल के केस में? एग और स्पर्म। मेल गमीट स्पर्म है, फीमेल गमीट एग है। फर्टिलाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा, फर्टिलाइजेशन गमीट्स की फ्यूजन को बोलते हैं। तो फ्यूजन हो जाए तो उसके नतीजे में क्या बनता है? जाइगोट। अब दो एन सेल मिले हैं तो एक 2n सेल बन जाता है जो कि जाइगोट है, एक सेल है ये बच्चों। इसके अंदर जो है इस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, बहुत सारी सीरीज ऑफ माइटोसिस। एक दफ़ा माइटोसिस हुई है, फिर माइटोसिस होती जाती है अंटिल के बहुत सारा जो है एक सेल्स का मास बन जाता है और बाल की सूरत। इसको बोलते हैं स्टेज को क्लीवेज। नेक्स्ट है बच्चों गैस्ट्रुलेशन। क्लीवेज के बाद जो है गैस्ट्रुलेशन की स्टेज आती है, मगर इस गैस्ट्रुलेशन की स्टेज के अंदर जो है क्या चीज़ होनी है, यहाँ पर वो जो मास ऑफ सेल्स क्लीवेज के अंदर बना था ना उसको बोलते हैं मरूला। ठीक है, वो जो मास ऑफ सेल्स बन जाता है बॉल की तरह का उसको मरूला बोलते हैं। इस मरूला के अंदर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है, सेल जो है अरेंज होंगे। गैस्ट्रुलेशन जहाँ पर आए मतलब सेल की अरेंजमेंट हो रही है, सेल जो है ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करेंगे उस बॉल के अंदर, जिसके नतीजे में 3 जर्म्स लेयर बन जाएंगे। जर्म लेयर बच्चों वो लेयर्स होती हैं जिनसे बॉडी के जो है मुख्तलिफ सेल्स ने, मुख्तलिफ ऑर्गन्स ने डेवलप होना होता है। तो 3 लेयर्स बन जाती हैं। एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर, क्योंकि एक्टो बाहर के लिए, आउटर के लिए होता है। मीजोडर्म दरमियान वाली लेयर और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर। इसके बाद गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है ऑर्गेनोजेनेसिस है, वो जो 3 लेयर्स बनी हैं उनसे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होनी है। और लास्ट पे जब ऑर्गन्स बन जाते हैं तो सारा फीटस मुकम्मल बन गया, तो अब ग्रोथ होनी है वो इंक्रीज़ में, साइज़ जो है उसका इंक्रीज़ होगा साइज़। तो उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो साइज़ में जो बढ़ते जाएंगे। ये थे की इवेंट्स। अब हमने इनको 1 बाय 1 देखना है। तो डेवलपमेंट एनिमल के अंदर डिस्कस करने के लिए चिक को जो है, चिक जो चूज़ा होता है मुर्गी, उसके जो है चिक को जो है एज अ मॉडल जो है एनिमल लिया जाता है। क्यों चिक के अंदर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी बुक में क्यों है चिक की डेवलपमेंट? क्योंकि बच्चों चिक जो है ये एक मॉडल एनिमल है। इसके अंदर जितनी भी ये बेसिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं ये तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर भी यही स्टेजेस ऑलमोस्ट पाई जाती हैं, बेसिक स्टेजेस जो हैं। और दूसरी बात, चिक की डेवलपमेंट विदाउट हम शेल भी देख सकते हैं। वो शेल के अंदर होता है ना उसका अंडा, तो हम शेल के बगैर भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि लेबॉर्ट्री के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या ग्लास के अंदर जो है उसके अंदर इसके देखी है डेवलपमेंट होते हैं। तो हर स्टेज का हमें साथ साथ पता चल जाता है, इसलिए इसकी जो है इसको एज अ मॉडल लिया जाता है। और यहाँ पर हम इसकी देखने लगे हैं अब चिक के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी। बच्चों चिक के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको जो है देखने से पहले हमें चिक के जो है एग की थोड़ी सी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। वैसे चिक का जो एग है, ये वाली डायग्राम देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है चिक के, हमें पता है एग के अंदर जो है एक वाइट पोर्शन होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। और ये एल्ब्यूमिन के भी फर्दर 2 रीजन्स होते हैं, कुछ थिक होता है कुछ थिन होता है। और जो यॉक होती है सेंटर में उसको बोलते हैं यॉक होती है, और जो सर्दी जिसे हम कहते हैं। और ये जो बच्चों यॉक है इसके ऊपर होता है फर्टिलाइज्ड एग।
वो जो अंडा मुर्गी देती है, जो घरों में देसी मुर्गियाँ होती हैं, वो अंडा जो है फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके अंदर स्पर्म एग जो है मिल चुके हैं, जाइगोट बना हुआ है। अब जो है आपको वाइट वाइट से चिलाजा नज़र आ रहे हैं, ये बच्चों दोनों साइड पे स्पाइरल शेप के फिलामेंट से होते हैं और ये यॉक को होल्ड कर रहे होते हैं, उसको पोजीशन में रख रहे होते हैं एग के अंदर। इसके ऊपर यॉक के ऊपर जो है बच्चों यॉक के 2 पोल्स होते हैं, एक पोल को बोलते हैं एनिमल पोल, एक दूसरे को बोलते हैं वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो वाला पोल होता है जहाँ पर जाइगोट होगा। जाइगोट जो है एक छोटे से डिस्क लाइक एरिया के अंदर होता है, उस डिस्क लाइक एरिया को जर्मिनल डिस्क बोलते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये रेडिश सा जो है जर्मिनल डिस्क। अब जिस पोर्शन के अंदर जो है जर्मिनल डिस्क है, वो वाला जो पोल है वो कहलाता है एनिमल पोल। उसके अपोजिट जो पोल है वो वेजिटल पोल कहलाता है। एनिमल पोल जो है वो उसके अंदर लेस यॉक होती है। अब हम यॉक को कभी गौर से देखें तो हमें पता चलता है यॉक के ऊपर भी प्रीक सी जो है वाइट कलर की लेयर होती है, और जो है जो वेजिटल पोल है वो डेंस इन यॉक होता है। इसकी बाहर बच्चों एक तो शेल होता है ना कैल्शियम का जो वाइट वाइट सा होता है, फिर उसके अंदर फर्दर जो है बच्चों 2 लेयर्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो जब कभी हमने एग बॉयल किया हो तो वो जो शेल के साथ ही वो जुड़ी हुई होती है। जब हम जो है छिलका उतारते हैं ना शेल, तो उसके साथ ही वो जो है आउटर मेम्ब्रेन होती है। दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है, वो अंडे के ऊपर होती है, तो उसको हम बाद में जब बॉयल करके तो वो उसको फिर हम बाद में उतारते हैं, जिससे क्लियर सा अंडा बीच में से निकल आता है। तो पहले शेल, फिर आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। अब बच्चों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में थोड़ी सी जगह पर जो है वहाँ पर एयर होती है, तो उसको बोलते हैं एयर सैक है या एयर सेल है, ठीक है। वहाँ पर एयर होती है तो उस एरिया को हम एयर सैक भी बोल देते हैं और एयर चैम्बर या एयर सेल भी बोल देते हैं। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। जो इसके वाइट एरिया है एल्ब्यूमिन, यॉक, यॉक के 2 पोल हैं, वेजिटल पोल, एनिमल पोल। एनिमल पोल के अंदर जर्मिनल डिस्क होगी। जर्मिनल डिस्क वो पॉइंट है, डिस्क लाइक एरिया है जहाँ पर जाइगोट होता है। और वेजिटल पोल डेंस जो है होता है यॉक के अंदर, ये अपोजिट होता है एनिमल पोल के। बाहर इसके शेल है जो कैल्शियम का बना हुआ है, शेल के अंदर जो है आउटर लेयर है, फिर उससे अंदर जो है इनर लेयर है, और चिलाजा का हमने देखा। अब हम देखते हैं हमारी बुक में क्या चीज़ डिस्कस की गई है। तो बच्चा डेवलपमेंट ऑफ जो चिक है उसकी जो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है स्ट्रक्चर का थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं उन्होंने बताया हुआ। तो जो चिक का एग है इसको कभी कभी हम यॉक भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एग है इसके अंदर यॉक ज़्यादा होती है। बाकी जो मुख्तलिफ जो एग्स होते हैं मुख्तलिफ बर्ड्स के या वैसे रेप्टाइल्स वगैरह में, तो उनके अंदर यॉक वाला पोर्शन इतना नहीं होता, इसके अंदर यॉक वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हम इस सेल जो एग को यॉक बोल देते हैं। लेकिन यॉक बेसिकली बीच में वो जर्दी वाला रीजन होता है। द चिक एग इज सराउंडेड बाय वेरियस कवरिंग्स, ये बहुत सारी कवरिंग्स या मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। मैंने आपको बता दिया, बाहर शेल है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है। द कवरिंग्स आर सेक्रेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कवरिंग जो हैं ये खारिज हो रही होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है यहाँ पर क्या मुराद है, कौन खारिज कर रहा है कवरिंग्स को? तो बच्चों हमने पढ़ा था जब हमने जो पिछले चैप्टर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वो तो ह्यूमन का था ना, लेकिन फिर भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही होती है ना। तो हमने जो है ओवरीज देखी थी, ओवरी के बाद ओविडक्ट थी, फिर यूट्रस था, और ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं वो जो पाथवे है सारे का सारा जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, विजाइना, ये सारे इसको ओवरऑल इसको बोलते हैं ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ने जो है वो कवरिंग्स खारिज करनी होती हैं। अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी बच्चों कौन खारिज करता है इन कवरिंग को? ओविडक्ट जो है, ठीक है, ओविडक्ट ने खारिज करना होता है इसको जो है इन कवरिंग्स को, इन मेम्ब्रेन्स को। अब नेक्स्ट वो बात करता है कि फर्टिलाइजेशन जो है चिक के अंदर इंटरनल होती है, यानी कि जाइगोट जो बनेगा एग और स्पर्म के मिलने से वो बॉडी के अंदर ही बन के और फिर उसके बाहर शेल बन जाता है और फिर वो अंडा जो है बाहर ले हो जाता है।
तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इट अकर जस्ट एज ओवम। अब फर्टिलाइजेशन किधर होती है, किस पॉइंट पर होती है? इट अकर जस्ट एज ओवम इज एंटर इनटू द ओविडक्ट। जो रिप्रोडक्टिव जो फीमेल का पड़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि ओवरीज जो हैं उससे आगे ओविडक्ट का जो फिंगर नुमा जो हिस्सा था वो पार्ट जो स्टार्टिंग का ओविडक्ट का पार्ट है स्टार्ट वाला उसको प्रॉक्सिमल पार्ट कहते थे। उधर भी हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन इस प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर होती है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं जैसे ही ओविडक्ट के अंदर एंटर हुआ मतलब शुरू वाला ओविडक्ट का हिस्सा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होती है। द शेल इज सेक्रेटेड एज एग पासिस थ्रू द शेल ग्लैंड। अब ओविडक्ट से आगे यूट्रस होती है। तो अब उसके फर्टिलाइजेशन उधर हो गई। अब ये फर्टिलाइज्ड एग जो है जब यूट्रस के अंदर आएगा, अब इस केस में चिक के केस में यूट्रस को शेल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस यूट्रस ने शेल खारिज करना होता है तो इसलिए इसको शेल ग्लैंड बोलते हैं। अब जैसे ही वो यूट्रस के अंदर आएगा तो वहाँ से गुजरेगा वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में से, तो वो जो है खारिज कर देगी शेल। अब द इंटायर पैसेज ऑफ ओवम फ्रॉम इट्स डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जो ओवम निकला था फिर जो है ये अनटिल ये रीच हुआ ओविडक्ट तक, और ओविडक्ट में फर्टिलाइज्ड हुआ, वहाँ से यूट्रस में आया और फिर ले हो गया, बाहर दे दिया। ये सारा जो है कितना टाइम ले रहा है? ऑलमोस्ट 22 आवर्स, और बाज़ ऑथर्स 24 आवर्स भी कहते हैं, ठीक है। ओवम का ओवरी से निकलना, फर्टिलाइजेशन होना ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट से यूट्रस से गुजरना जहाँ पर शेल का उसके गिर्द बनेगा, फिर जो है इसका बाहर निकल आना, ये कितना टाइम ले रहा है? 22 आवर्स। व्हेन एन एग हैज़ बिन लेड, अब चूँकि जाइगोट उसके अंदर है, उस एग के अंदर जो अंडा हमारे पास आएगा, ये एग जब ले हो जाता है तो डेवलपमेंट बच्चों जैसे इस एग ने बाहर आ जाना है, डेवलपमेंट सीज हो चुकी है। अब डेवलपमेंट तो ये थी ना, हमने ऊपर स्टेजेस पर ही कि जाइगोट बन गया, उसके अंदर जो है अब क्लीवेज होनी है, मगर डेवलपमेंट उसी स्टेज पे स्टॉप हो चुकी है, सीज हो चुकी है। अनलेस कि हम टेम्परेचर जो है वो उसको दें, कितना टेम्परेचर? जितना जो है मुर्गी की बॉडी का टेम्परेचर होता है, जितना उस जो एग है जो उसकी मदर की बॉडी का टेम्परेचर है, उतना हम टेम्परेचर उस एग को दे दें, उस अंडे को दे दें, तो उसके अंदर दोबारा से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। द इंक्यूबेटर आर यूज्ड फॉर, अब तो दूसरा हाल ये, एक तो ये नेचुरल के वो मुर्गी की बॉडी के नीचे रखते हैं, दूसरा ये है कि इंक्यूबेटर जो है वो मशीन्स होती हैं स्पेसिफिक, इनको यूज़ करते हैं, आर यूज फॉर इंक्यूबेटिंग दी एग्स आर्टिफिशली। हम एग जो है उनके अंदर रख दें, इंक्यूबेट कर दें, और फिर उधर से एग की डेवलपमेंट जो है आर्टिफिशली हम बाहर करवा लें। द टेम्परेचर इज़ यूजली रेगुलेटेड, उस इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इतना ही जो बॉडी का टेम्परेचर है मदर की वो भी होता है। एट दिस टेम्परेचर चिक कम्प्लीट्स डेवलपमेंट, अब जो चिक के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी और फिर मुकम्मल हो जाएगी, और जब मुकम्मल हो जाती है बीच में चिक बन चुका होता है उस एग के अंदर, तो वो फिर हैच होता है, एग को तोड़ के अंडे को तोड़ के बाहर निकल आना, तो हैच हो जाएगा ऑन 21 डेज, 21वें दिन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कि अब हमने देख ली स्टेज उसकी, कि हमने स्टेज अब देख ली है कि स्ट्रक्चर देख ली है हमने, इंक्यूबेशन का देख लिया, फर्टिलाइजेशन का देख लिया, अब हमने देखना है क्लीवेज इसके अंदर कैसे होती है। अच्छा जी, अब क्लीवेज जो है, क्लीवेज का मैंने बताया था कि क्लीवेज जो है जब जाइगोट बन गया है तो उसके अंदर बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन्स होंगी। तो क्लीवेज बच्चों वो फेज़ है डेवलपमेंट की जिसके अंदर जाइगोट जो है वो सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन में से गुजरता है, ठीक है। वो फेज़ जिसमें जाइगोट सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन में से गुजरता है उस फेज़ को बोल देते हैं क्लीवेज। अब बर्ड्स के केस में जो है क्लीवेज जो है डिस्कॉइडल क्लीवेज होती है, मतलब कि जो जाइगोट है वो एक जो क्लीवेज होनी है जाइगोट के अंदर वो एक डिस्क लाइक एरिया है वहाँ पर होगी। वो डिस्क लाइक एरिया किस साइड पर है? एनिमल पोल वाली साइड पर है,
ठीक है, ये हमने पहले स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो चूंकि क्लीवेज जो है वो डिवीजन जो है जाइगोट के अंदर एक डिस्क लाइक एरिया के अंदर हो रही है, उस डिस्क लाइक एरिया को जर्मिनल डिस्क बोलते हैं, इसलिए इस क्लीवेज को डिस्कॉइडल क्लीवेज बोलते हैं। अब डिस्कॉइडल क्लीवेज जो है जर्मिनल डिस्क में होती है, और ये जर्मिनल डिस्क किधर है, यॉर्क के ऊपर है, एनिमल पोल में। अच्छा जी, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज जो है उसके प्लेन्स क्या हैं बच्चों। पहला जो प्लेन है क्लीवेज का वर्टिकल है, मतलब एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होगी, जिसके नतीजे में जाइगोट एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा है। दूसरा जो है अब 2 सेल बन चुके हैं, इसके अंदर फिर से क्लीवेज होगी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो दूसरी क्लीवेज होगी जिसके नतीजे में 2 सेल 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरी क्लीवेज जो है बच्चों फिर होगी जो हॉरिजेंटल होती है, ठीक है, बीच में से सेंटर में से क्लीवेज होगी, अब जिसके नतीजे में 8 सेल्स बन जाएंगे, और ये एक क्लीवेज हो गई, ठीक है। इसके बाद बार बार क्लीवेज होती जाएंगी, एक के बाद अगली क्लीवेज, फिर क्लीवेज, फिर क्लीवेज। तो ये सक्सेसिव, मतलब इसके बाद रिपीट होने वाली मज़ीद पीछे से जो है क्लीवेज होती जाएंगी, जिसके नतीजे में बॉल ऑफ जो है इरेगुलर बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाएगा सेल्स का। तो ये थी क्लीवेज की स्टेज। नेक्स्ट है स्टेज मरूला की। अब ये जो बॉल ऑफ सेल्स बन गया है, अराउंड इट क्लोजली पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमियर। अब बच्चों जो जाइगोट की डिवीजन से बनने वाले सेल्स होते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। जाइगोट की डिवीजन से बनने वाले सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। मरूला क्या है कि एक राउंडेड क्लोजली पैक मास ऑफ जो ब्लास्टोमियर है, ये कब बना है, जब क्लीवेज हुई है, तो इसको बोलते हैं, इस जो है मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स को जो क्लोजली पैक्ड हैं, बॉल की तरह के हैं, मरूला। It consists of disc-shaped mass of cells which are 2 or more layers in thickness known as blastoderm। ये मुश्तमिल होता है मास ऑफ सेल्स पर, और वो मास ऑफ सेल डिस्क की शेप में होते हैं, और ये जो है जितने पहले तो इरेगुलर थे, लेकिन उनके अंदर एक स्टेप होता है, लेयर्स बन जाती है, क्योंकि वो लेयर्स की फॉर्म में आ गए हैं, अभी भी बॉल है मगर लेयर्स बन चुकी हैं। वो लेयर्स 2 हो सकती हैं, 2 से बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये जो डिस्क शेप मास ऑफ सेल्स है, जो लेयर की फॉर्म में आ गया है, इस मास ऑफ सेल्स को, डिस्क शेप मास ऑफ सेल को बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, ठीक है। मरूला जो बॉल ऑफ सेल है उसके अंदर फिर लेयर्स बन जाएंगी, डिस्क शेप मास ऑफ सेल, ओवरऑल डिस्क शेप लगेगी, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। अब जो ब्लास्टोडर्म है उसके बच्चों जो सेंटर वाले सेल्स हैं वो स्मॉलर होते हैं, और जो पेरिफेरल किनारों वाले सेल्स हैं वो लार्जर होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये मरूला है। अब ब्लास्टूला है नेक्स्ट स्टेज। ब्लास्टूला स्टेज में बच्चों क्या होता है कि ये जो मरूला है, समझ लें, इसके सेंटर में जो है खाली जगह बन गई है, बीच में जो सेल हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर गए हैं, और बीच में एक कैविटी खाली जगह बन गई है। तो ये सारे बच्चों एम्ब्रियो ही है ना। तो एम्ब्रियो क्या होता है कि जो जाइगोट के अंदर जब डिवीजन हो जाती है तो उसके नतीजे में जो मल्टी सेलुलर स्टेज सी जो है बनती है, एक फेज़ आती है जिसमें सेल्स बढ़ जाते हैं, तो उन सेल वो जो हैं वो एम्ब्रियो है। तो ये सारी एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं। तो ब्लास्टूला एम्ब्रियो की वो स्टेज है जिसमें सेगमेंटेशन कैविटी बनती है, जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। एक कैविटी बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। मरूला और ब्लास्टूला में फ़र्क ही ये है कि यहाँ पर कैविटी बन जानी है, भी जो सेल्स हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर जाएंगे और कैविटी बना देंगे। उस कैविटी को बोलेंगे कि ये ब्लास्टोसील है, और इस स्टेज को बोलेंगे ब्लास्टूला। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर ब्लास्टोडर्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स। उधर हमने क्या पढ़ा था, जो जो है मास ऑफ सेल है, ठीक है, डिस्कॉइडल मास ऑफ सेल, यहाँ पर डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स कह दिया है। अबव द ब्लास्टोसील, पहले वो मरूला स्टेज में कैविटी नहीं थी, अब नीचे कैविटी आ गई है, सेल्स ऊपर हैं उस कैविटी से, ठीक है। तो कैविटी से ऊपर जितने भी सेल्स हैं जो डिस्क की शेप में हैं उन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। द मार्जिनल एरिया ऑफ ब्लास्टोडर्म इज रिमेन अटैच। जो मार्जिन वाला एरिया ना, किनारों वाला, नीचे तो बच्चों सारी यॉक है ना, ये यॉक के एक हिस्से में हुआ था,
कौन से एनिमल पोल में हुआ था, और अब कैविटी आ गई है, ठीक है, कैविटी ने ऊपर उठा दिया है ब्लास्टोडर्म को थोड़ा सा, तो जो है अब लेकिन किनारे जो हैं ब्लास्टोडर्म के वो अभी भी अटैच हैं नीचे यॉर्क के साथ। द मार्जिनल एरिया जो है ब्लास्टोडर्म का वो स्टिल अटैच है यॉर्क के साथ। उस मार्जिनल एरिया को बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन, जंक्शन मिला हुआ, तो वो वाले ब्लास्टोडर्म जो मिले हुए हैं यॉर्क के साथ नीचे उसको बोल देते हैं, वो सारे एरिया को जोन ऑफ जंक्शन है। नेक्स्ट पेज है बच्चों गैस्ट्रुलेशन। अच्छा जी, मरूला में बॉल ऑफ सेल थे, ब्लास्टूला में कैविटी आ गई है ब्लास्टोसील, गैस्ट्रूला में क्या होना है, तो जो यहाँ पर बच्चों अरेंजमेंट होनी है सेल्स की, मूवमेंट होनी है। अब वो जो ब्लास्टोडर्म है उसके अंदर सेल्स ने ऊपर नीचे आगे पीछे जो है वो मूव करना है, अपने आप को रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके वो जर्म्स लेयर, उनकी रीअरेंजमेंट का पर्पस क्या है कि 3 जर्म लेयर्स बन जाएं। तो इस स्टेज के अंदर मूवमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती है सेल्स की, और वो सेल्स अपने आप को रीअरेंज किस लिए कर रहे हैं, इनटू जर्म लेयर्स। कितने जर्म लेयर्स हमने देखी थी, 3, एक्टो बाहर, मीजो दरमियान, एंडो अंदर वाली। तो इस स्टेज को जो है एम्ब्रियो की बोलते हैं गैस्ट्रूला, जिसमें सेल रीअरेंज करें जर्म लेयर्स बनाने के लिए। अब इस स्टेज के अंदर होगा कैसे, जर्म्स लेयर कैसे बनेगी कि ब्लास्टोडर्म जो है वो स्प्लिट कर जाएगा 2 लेयर्स के अंदर। कौन सी 2 लेयर्स के अंदर, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको बोलेंगे एपीब्लास्ट, जो नीचे वाली लेयर होगी उसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट है बच्चों उसने फ्यूचर की कौन सी 2 जर्म्स लेयर बनानी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो एपीब्लास्ट को कहा जाता है इट इज़ प्रीजम्पटिव एक्टोडर्म और मीजोडर्म, प्रीजम्पटिव फ्यूचर की, यानी कि एपीब्लास्ट फ्यूचर की एक्टोडर्म और मीजोडर्म है, इसी ने बनानी है एक्टोडर्म और मीजोडर्म को। और हाइपोब्लास्ट जो है लोअर लेयर है और ये फ्यूचर की एंडोडर्म बनाएगी, तो ये फ्यूचर की एंडोडर्म है, ठीक है। अब जो है इस स्टेज के अंदर हमें 2 एरिया बड़े क्लियरली नज़र आ रहे होते वो पिछली जो है ब्लास्टूला स्टेज में भी है, मगर इस जो स्टेज में हमें क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन सेंट्रल सेल जो थे ब्लास्टोडर्म के वो सेपरेट हो चुके हैं, क्योंकि उनके नीचे कैविटी है ना, जो पेरिफेरल थे वो तो जुड़े हुए थे ना यॉर्क के साथ, सेंट्रल के नीचे तो कैविटी आ गई है, तो वो तो थोड़े से ऊपर है। तो सेंट्रल सेल जो है ब्लास्टोडर्म के वो सेपरेटेड हैं यॉर्क से। सो 2 एरियाज आर फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर अब जो है वो 2 एरिया, वो एम्ब्रियो स्टेज ही है ना, तो एम्ब्रियो के अंदर 2 एरियाज बन जाएंगे। कुछ सेल्स एम्ब्रियो के वो हैं जो यॉर्क के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ वो हैं जो ऊपर उठे हुए हैं यॉर्क से। अच्छा जी, अब ये जो 2 एरिया हैं, एक है एरिया पेलुसिडा। बच्चों पेलुसिडा जो है इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड पेलुसाइड से निकला है जिसका मतलब होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट नीम शफाफ सी चीज़ को कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, जिसमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो या जिसमें से जो सनलाइट है थोड़ी बहुत पास कर जाए। अच्छा जी, ये जो ट्रांसलूसेंट है नीम शफाफ सा एरिया है, ये कौन सा है, अ पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप्स अंडर द सेंट्रल सेल्स ऑफ ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म के जो सेंट्रल सेल्स हैं जो ऊपर उठे हुए हैं यॉर्क से, उनके नीचे एक फ्लूइड बन जाता है। ये फ्लूइड जो है ये बेसिकली रेज करता है उन सेंट्रल सेल्स को यॉर्क से ऊपर, एंड गिविंग द एरिया ट्रांसलूसेंट अपीयर। और जो ये एरिया होगा फिर वो हमें ना नीम शफाफ से नज़र आ रहा होगा। सो इसलिए इस एरिया को बोल देते हैं सेंट्रल सेल ब्लास्टोडर्म के। उनके नीचे फ्लूइड बन गया है जिसने उनको ऊपर थोड़ा सा रेज कर दिया है यॉर्क से, और ये एक नीम शफाफ सी हमें अपीयरेंस नज़र आ रही होती है। इस एरिया को हम बोल देते हैं एरिया पेलुसिडा। अब ये देखें डायग्राम के अंदर जो ड्रा की हुई है, जो ऊपर वाली लेयर है एपीब्लास्ट है, नीचे वाली जो लेयर है हाइपोब्लास्ट है। अब इन दोनों लेयर्स के बच्चों जो मार्जिनल सेल्स हैं वो नीचे जो येलो कलर है वो यॉर्क है, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, ऊपर जो उठे हुए हैं पहले हम वो पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं। जो ऊपर उठे हुए हैं वो एरिया पेलुसिडा है, और जो जुड़े हुए हैं यॉर्क के साथ येलो कलर के साथ जुड़े हुए हैं वो वाले हैं एरिया ओपेका। अब नेक्स्ट उनको हमने पढ़ना है। अब बच्चों 2 जो लेयर्स हैं एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट की, इस स्टेज पर जो है गैस्ट्रूला की स्टेज पर ब्लास्टोसील क्या होगी कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान जो खाली जगह है उसको अब हम ब्लास्टोसील बोलेंगे। और यॉर्क और जो
हाइपोब्लास्ट है, यॉर्क से ऊपर हाइपोब्लास्ट है ना, फिर एपिब्लास्ट है। तो वहाँ पर जो यॉर्क के दरमियान और ऊपर वाली जो दोनों लेयर्स हैं उनके दरमियान जो बीच में जो है खाली जगह है उसको हम सब जर्मिनल कैविटी बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एरिया पेलिसुडा हो गया, एरिया ओपेका। ओपेका जो बच्चों वर्ड है ओपैक से है, ठीक है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट, जो वाजे ना हो, जो क्लियरली नज़र ना आता हो, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ओपैक दो सेंस में हम लेते हैं, एक जिसमें से लाइट ना गुजरती हो, एक जो क्लियर नज़र ना आता। तो यहाँ पर ओपैक का मीनिंग है कि जो क्लियरली नज़र ना आता हो, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो एरिया ओपेका, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म, जो पेरिफेरल किनारों वाला हिस्सा है ब्लास्टोडर्म का हिस्सा, वो जुड़ा रहता है किसके साथ, यॉर्क के साथ। रिमेन अनसेपरेटेड, वो अनसेपरेटेड है, वो बीच में से अलग नहीं हुआ यॉर्क के साथ से। तो इस एरिया को जो है बोल देते हैं एरिया ओपेका, क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट सा नज़र आता है। अब हमने जो सारा पढ़ा है तो इसका ओवरऑल जो है इस डायग्राम के अंदर देखें कि पहली जाइगोट की स्टेज थी, उसमें पहली क्लीवेज हुई वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, तो 2 सेल्स बन गए। फिर उनके अंदर जो है फिर क्लीवेज हुई वर्टिकल, जिससे 4 सेल बन गए। फिर जो हॉरिजेंटल हुई 8 सेल बन गए। बॉल ऑफ सेल जो है मरूला है ये, उसके अंदर खाली जगह कैविटी बन जाए तो ये ब्लास्टूला है। फिर ये स्टेज जो है जिसमें सेल्स रीअरेंज हो रहे हैं जर्म्स लेयर बनाने के लिए, इस स्टेज को गैस्ट्रूला बोलते हैं। गैस्ट्रूला की ये इमेच्योर स्टेज है, अभी स्टार्टिंग का गैस्ट्रूला है, इनिशियल गैस्ट्रूला है, और ये मैच्योर गैस्ट्रूला है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।